नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिशन अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टीचिंग मेथड्स के बारे में। टीचिंग मेथड्स बहुत ज़रूरी है शिक्षण विधि, खासकर मैथ पेडागोजिकल सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट पेडागोजिकल सेक्शन में भी इसके मेथड्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन सीरीज वाले में हम देख लेंगे। फिलहाल अभी हम मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स आते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे आपके आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, खोज विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि और प्रोजेक्ट मेथड भी होता है, प्रक्षेपी विधि। तो इस तरह से हम बहुत सारी विधियाँ होती है। तो हम सारे विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में 2 विधियों के बारे में देखेंगे डिटेल से कि क्या होती है इसके बारे में। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं। पहला विधि है आपका आगमन विधि के बारे में देख लेते हैं कि आगमन विधि क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, खासकर बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है और किस स्तर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे और किस लिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव मेथड इसको कहा जाता है, इंडक्टिव मेथड। देखिए एक्चुअली इस मेथड में होता क्या है, इसमें हम जान लेते हैं। सिंपल सा बात है कि आगमन विधि में जैसे ही आगमन विधि आएगा तो इसमें आप जान लीजिएगा कि हम पहले उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बच्चों के सामने उदाहरण रखते हैं और बच्चे खुद उदाहरण से उस चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके, निरीक्षण करके खुद से सिद्धांत को बना लेते हैं, खुद से नियम का एक निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ हम जो चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, जो देखते हैं कि उदाहरण किस तरीके का होता है, जो हम एग्जाम्पल के तौर से देख लेते हैं। इस मेथड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए, बच्चों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि बहुत सारा एंगल, जैसे एंगल निकालना है ना ट्रायंगल का। तो मान लिया जाए बच्चों के सामने बहुत सारा ट्रायंगल दे दिए कि इस तरह से ये ट्रायंगल है, इस तरह से ये ट्रायंगल दे दिए और इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल बना दिए बच्चों के सामने। और बच्चे को बोले कि सारे ट्रायंगल को तुम माप के दिखाओ, कि सारे ट्रायंगल का एंगल माप के दिखाओ। ये जो एंगल होता है ना, इसके बारे में। तो सारे ट्रायंगल का एंगल बच्चा चांद की मदद से मापेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हम बच्चे को कहेंगे कि जितने भी तुमने कोण निकाले हैं, इन कोण को आप ऐड करो। मतलब इसके सारे कोण, इसके सारे कोण, इसके सारे कोण, मतलब हर एक के अलग अलग। जब बच्चा इसके सारे कोण को ऐड करेगा और ऑब्जर्व करेगा तो पाएगा कि सभी कोणों का 180 डिग्री ही योग आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। सभी कोणों, ये तीनों जोड़ेगा ना, सभी का अलग अलग। तो इस तरह से बच्चा ऑब्जर्व किया, उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके बाद फिर उसको नियम की ओर बच्चे ले गया। बच्चा खुद से ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके क्या निकलेगा, एक नियम निकल गया। क्या नियम निकलेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से बच्चा जान लिया और ये क्या आपका बन गया, नियम बन गया। अब इस नियम को सत्यापन भी करेगा। मान ले जाए क्वेश्चन दे दिए, फिर से इस नियम को चेक करेगा। एक त्रिभुज दे दिए और इस त्रिभुज में 2 कोण दे दिया गया है, या फिर ये दोनों कोण दे दिया गया है, 90 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री दे दिया गया है। तो बच्चा ये वाला कोण निकाल लेगा, या किसी भी तरह का एंगल दे देंगे और किसी भी तरह का ट्रायंगल दे देंगे और उसके बाद 2 एंगल दे देंगे बच्चे को कि ये मान ले जाए 45 डिग्री है और ये 52 डिग्री है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा। तो उसको पता है, वो नियम के द्वारा अब उदाहरण बना लेगा। तो यहाँ बच्चा क्या हुआ, सत्यापन कर लिया कि हाँ ये जो हमने नियम बनाया क्या हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ चलते हैं, क्या किया बच्चा, उदाहरण, बच्चे के सामने उदाहरण था, उदाहरण करके नियम बनाया। नियम बनाने से पहले बच्चे ने ऑब्जर्वेशन किया, उदाहरण को निरीक्षण किया, निरीक्षण करना। इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने नियम बनाया, नियम बनाना, सामान्यीकरण करना जिसको कहते हैं। अब जो नियम बनाया ना, सभी जगह फॉलो होंगे वो सारे, तो जनरलाइज हो जाता है। और उस तरह का एग्जाम्पल, किसी भी तरह का एग्जाम्पल हो, बच्चे वो नियम के द्वारा फिर बनाने लगेंगे। तो यहाँ खुद से निर्माण किया ना बच्चा, तो उदाहरण से निरीक्षण करके नियम बनाना, इसको सामान्यीकरण कहा जाता है, जनरलाइजेशन कहा जाता है। बच्चे सामान्यीकरण की ओर चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है
कि नियम जो बना लिया तो नियम बनाकर उसका क्या करता है, सत्यापन भी करेगा, चेक करेगा ना कि क्या सही है कि गलत है। तो यहाँ क्या होता है कि परीक्षण करके सत्यापन करता है, सत्यापन करना। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है आगमन विधि का। चलिए हम शिक्षण सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आगमन विधि का भी बहुत सारा सूत्र होता है, आइए हम इस सूत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके गुण और दोष दोनों चर्चा कर लेंगे। शिक्षण सूत्र जो होता है जिसे कहते हैं शिक्षण सूत्र, इसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्र काम आएंगे। पहला तो आपका हो गया उदाहरण से नियम की ओर बच्चा चलता है, याद रखिएगा यहाँ उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले बच्चों के पास विशिष्ट चीजें होती है, जैसे पहले सिर्फ बच्चे के पास क्या थे, बहुत सारे त्रिभुज थे, तो बहुत सारे त्रिभुज तो विशिष्ट रूप हो गया, उदाहरण क्या होता है, विशिष्ट होता है। और उसके बाद जनरलाइज हो जाता है, सामान्य हो जाता है, सामान्यीकरण मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, नियम की ओर और सामान्य की ओर, मतलब जनरलाइज हो जाता है। अब वो उसके पास जो नियम, जो एग्जाम्पल थे उससे जो नियम बना लिया, वो नियम जो हो गया एक जनरलाइज हो गया। अब किसी भी त्रिभुज का क्वेश्चन आएगा ना उससे रिलेटेड, तो वो सभी चीज में फॉलो होगा, एकदम जनरल हो जाता है। उसके बाद जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। इसमें शिक्षण सूत्र एक और आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे पास ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, एग्जाम्पल हमारे पास खुद व खुद होते हैं, और उसके द्वारा हम ऑब्जर्वेशन करके अज्ञात चीजों के बारे में पता करते हैं, और अज्ञात चीज हमारा नियम होता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। साथ में एक और होता है सरल से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर या कठिन की ओर भी कह सकते हैं। ये टीचिंग मेथड, ये सूत्र है। क्या होता है, बच्चे सरल से कठिन की ओर जाते हैं। पहले बच्चों के सामने उदाहरण दे दिए, सिंपल सा उदाहरण जो भी रहता है, उसके बाद फिर बच्चा इससे जो नियम निकालता है ना वो जटिल हो जाता है, उसके सामने वो चीजें आपके याद करने लायक हो जाती हैं। तो इस तरीके से सरल से जटिल की हो जाता है बच्चा। आगे नेक्स्ट और भी शिक्षण सूत्र हैं जिसके बारे में देख लेते हैं। एक और है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस प्रोसेस के माध्यम से ना बच्चा मूर्त से अमूर्त की ओर सीखता है। जैसे बच्चों के सामने एग्जाम्पल थे और एग्जाम्पल देख करके जोड़ जोड़ करके बनाते थे ना, चांद की मदद से पहले बनाते थे, लेकिन अब बच्चे अमूर्त रूप से भी बना देते हैं। जब वो नियम निकल जाते हैं तो बच्चे अमूर्त रूप से बना देंगे, क्योंकि अब 2 एंगल दे देंगे और एक तीसरा एंगल तो खुद ब खुद निकाल देगा 180 डिग्री में घटा करके। तो इस तरीके से हम मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। साथ में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी चलते हैं, इसको कह सकते हैं। मूर्त को मूर्ति जैसे बड़ा होता है ना, स्थूल चीज होता है, और अमूर्त होता है सूक्ष्म चीज होता है, तो स्थूल से सूक्ष्म भी इसको कह सकते हैं। तो इतने शिक्षण सूत्र होते हैं, ये शिक्षण सूत्र भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्पल में। चलिए आप इसके गुण देख लेते हैं, आगमन विधि का क्या फायदा है और किस लेवल में इसका क्या महत्व है, जो देख लेते हैं। आइए हम इसके गुणों के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके गुण सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो विधि है ना, ये साइंटिफिक विधि है, मेथड है, ये वैज्ञानिक विधि है। और वैज्ञानिक विधि होने के कारण वैज्ञानिक विधि है, ये साइंटिफिक मेथड है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा स्वयं सीखता है, स्वयं से चीजों को करता है। तो स्वयं से सीखता है, स्वयं से सीखता है। साथ में क्या होता है कि स्वयं से काम करता है, उसमें ऑब्जर्व, जो उदाहरण था उस पर रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है, चीजों को जोड़ता है। जैसे प्रकार ये चांद की मदद से देखा, तो उसमें जो होता है ना स्थायी ज्ञान हो जाता है बच्चों का, क्योंकि वो खुद से एक्सपेरिमेंट किया हुआ रहता है कि हाँ हमने खुद चेक किया। तो ये जो होता है इसमें अस्थाई अधिगम होता है, अस्थाई अधिगम होता है, याद रखिएगा। इसमें जो अधिगम होता है अस्थाई अधिगम होता है, और ये आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लाभप्रद विधि है व्यवहारिक जीवन में। अगला है, इसके द्वारा जो बच्चा स्वयं सीखता है ना, और ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है खासकर, क्योंकि छोटी कक्षा के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि बच्चा को समझ में नहीं आएगा ना, आप डायरेक्ट नियम बता दिए कि होता है तो होता है, अब ऐसा थोड़ा ना चलता है, बच्चा उसमें सीख नहीं पाएगा।
तो छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी होता है, याद रखिएगा। स्वयं से करने की क्षमता इसमें विकसित होती है बच्चों में, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से बच्चा सीखता है, स्वयं से इसमें क्षमता का निर्माण होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है उस उम्र में बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है। तो जिज्ञासु होने के कारण ये सब चीज़ें अगर खुद से करेगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस रुचि इसमें मान लीजिए ये मैथ, अगर मैथ में मेथड में यूज कर रहे हैं तो मैथ में उसकी रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये रुचि बढ़ाने के लिए भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो बालक में रुचि बनी होती है, बनी रहती है या होती है, जो भी लिख सकते हैं, बनी रहती है। चलिए इसके कुछ दोष भी हैं, क्या है जो देख लेते हैं। इस मेथड के दोष ये है ना कि इसमें समय ज़्यादा लगता है आपके। तो इसके जो दोष हैं, समय अधिक लगता है। तो समय अधिक लगने के कारण क्या होता है, समय अधिक लगता है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। पहले हम एग्जाम्पल देंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करेगा चांद के मदद से, फिर देखेगा कि सबका सेम आ रहा है, तो इस तरीके से नियम निकालेगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये धीमी प्रक्रिया चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। और इस स्लो प्रोसेस के कारण ही समय अधिक लगता है और इसमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि चांद प्रकार लाओ, उसको देखो कि कौन सा सबका अलग अलग है ना, ये सारा चीज़ आपको एक रिसर्च करना पड़ता है, समझिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है इसलिए। और इसमें ना परिश्रम के साथ साथ आपको सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है। दोष ये थोड़ा सा, अगर कोई बच्चा सूझ की आवश्यकता है पड़ती है, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर है तो ये नहीं सीख पाएगा। इसीलिए कहते हैं ना मैथ में बच्चा वीक हो जाता है। तो इस विधि का कुछ दोष भी हैं जो, और खास के ये बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं होता है। बड़ी कक्षाओं में इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी कक्षा में सिलेबस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा सिलेबस होने के कारण अगर हम इस मेथड का प्रयोग करें तो सिलेबस भी नहीं खत्म हो पाएगा। तो इस तरीके से बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी होता है, बड़ी कक्षा के लिए अनुपयोगी। और इसमें क्या होता है कि परिणाम जब निकलता है ना, रिसर्च करता है, ऑब्जर्व करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। कभी कभी बच्चा गलत निष्कर्ष पर भी चला जाता है। ये 100% श्योर नहीं होता है कि बच्चा जो भी किया वो सही ही किया उसमें, लेकिन जो भी होता है सही होता है, वो कन्फर्म नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए प्रकाश के ये चांद की मदद से बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, हो सकता है किसी में ज़्यादा एंगल माप लिया हो बच्चा। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि इसमें क्या होता है, कई बार छात्र इसमें गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। और इस विधि का सभी कक्षा में यूज नहीं कर सकते हैं, ये छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके विपरीत निगमन विधि के बारे में। ये होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या होता है, देखिए सेम टू सेम क्या है, ये आगमन विधि के विपरीत है, एकदम बिल्कुल विपरीत। जैसे उन लोग उसमें हम पढ़े ना आगमन विधि में, वही सेम चीज इसमें भी पढ़ लेंगे। आगमन विधि के ये विधि के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। जैसे आगमन विधि पढ़े सेम टू सेम इसमें वही चीज करते हैं। सबसे पहले बच्चों के सामने नियम प्रस्तुत करते हैं और नियम के बाद हम उसको उदाहरण दे करके उसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। और इसमें शिक्षण सूत्र के बारे में अगर प्रयोग किया जाए, इसमें क्या होता है ना कि पहले हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे नियम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए a + b के होल स्क्वायर बता दिया गया, तो a² + b² + 2ab। तो ये हम आपके क्या बता दिए, नियम बता दिए, और इसके तहत एग्जाम्पल दे दिए जैसे 2x + 3y। अब बताइए कि होल स्क्वायर क्या होगा। तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके हम इसके चीज़ों को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इस विधि का यूज करते हैं। तो इसमें इसके शिक्षण सूत्र के बारे में देख लेते हैं। सूत्र के बारे में, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, कौन कौन से शिक्षण सूत्र का, बिल्कुल वही चीज़ है, सेम टू सेम उसका उलट दीजिए। नियम से उदाहरण की ओर चले गए और नियम से उदाहरण के बाद विशिष्ट से सामान्य था, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चले जाएंगे। सामान्य से विशिष्ट, अमूर्त से मूर्त, सूक्ष्म से
स्थूल। और भी जो भी था अज्ञात से ज्ञात की ओर जो कुछ भी था, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये सारे शिक्षण सूत्र हैं, ये सूत्र का यूज किया जाता है, आप देख लीजिएगा। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो इस तरीके से इसके जो गुण होंगे ना, उसके जो दोष थे उसके गुण हो जाएंगे, और इसके जो दोष होंगे उसके गुण हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे का विपरीत है, सिंपल। जैसे आप आगमन विधि समझ गए ना, उसी तरीके से ये निगमन विधि भी है। इसमें हम बिल्कुल उसके विपरीत पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, इसके गुण के बारे में अगर चर्चा कर लें तो गुण के बारे में जो होता है, यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये कह सकते हैं साइंटिस्ट मेथड नहीं है इसमें, क्योंकि रटने पर बल दिया जाता है ना। आपको नियम बता दिए, आप उसको रट लो, उसको पढ़ लो, उसको याद कर लो, और उसके द्वारा जो भी एग्जाम्पल आपके दिए जाएंगे वो बना लिए जाएंगे। तो इसके जो गुण होते हैं अंक गणित में खासकर यूज किए जाते हैं। देखिए कुछ में सही भी है, इसका यूज करना भी चाहिए इस मेथड का। तो बड़े कक्षाओं में ज़्यादा यूज होता है। अंक गणित और बीज गणित में इसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल से जाएंगे ना तो फिर सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को। बीज गणित, बीज गणित, अंक गणित और शिक्षण में ये मैथ वाले प्रोसेस में, गणित शिक्षण विधि में, खासकर गणित शिक्षण में अत्यंत सरल बना देता है, अत्यंत सरल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसमें नियम बता देते हैं और आप डायरेक्ट उस पर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो आप बना लेते हैं। और इसमें समय कम लगता है, याद रखिएगा, समय कम लगता है। और ये जो होता है बड़ी कक्षाओं के लिए होता है। छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ में इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। और इसमें क्या होता है कि बच्चा जो भी होता है ना आसानी से सीख लेता है, सरलता से, सरलता से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सरलता से, सरलता और शीघ्रता भी लिख सकते हैं। सरलता और शीघ्रता, जल्दी से सीख लेता है इस चीज़ों को, खासकर इस विधि के द्वारा बहुत जल्दी से कम समय में चीज़ों को सीख लेता है बच्चों। इसलिए ये सारे गुण हैं इसमें, और इसके कुछ दोष भी हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं। इस मेथड का दोष ये है ना कि ये छोटा बच्चा इससे नहीं सीख पाएगा। डायरेक्ट छोटा बच्चा को निगमन विधि के द्वारा आप सिखाइएगा मैथ, तो मतलब क्योंकि रटने पर बल देता है ना, इसका दोष ये है। दोष है, दोष के बारे में देख लेते हैं कि यह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त विधि है। छोटी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, छोटी कक्षा के लिए उपयोगी क्यों नहीं? क्योंकि इसमें खुद से खोज करके शिक्षण नियम नहीं बनाते ना, नियम को बस दे देते हैं और आपको उसे याद करना होता है। तो ये याद करना होता है इस विधि में, याद करने पर बल देता है। इसलिए जब याद करने पर बल देता है तो यह अस्थायी होता है और अस्पष्ट भी होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाएंगे इन चीज़ों को। तो ये छोटी कक्षा के लिए अनुपयोगी होता है, क्योंकि इसमें रटने पर बल दिया जाता है, याद करने पर बल दिया जाता है और खुद से खोजा नहीं जाता है। इसलिए ये सारे विधि इसके दोष हैं। आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। Peace.